गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा आशीष स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज श्री डूंगरगढ़। आप सबका हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं BA द्वितीय वर्ष की पुस्तक विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के तहत अमेरिकन फेडरल सिस्टम के बारे में। तो अमेरिकन फेडरल सिस्टम की जहाँ तक बात है तो यह व्यवस्था है जो अमेरिका की संघ व्यवस्था, यह विश्व में सबसे अधिक विख्यात है और अमेरिका को संघीय शासन व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। जिस प्रकार ब्रिटेन को संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है, उसी प्रकार अमेरिका है कि संघात्मक शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। जब अमेरिका में 1787 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय अमेरिका के तहत 1775 एवं 1783 के मध्य ये संग्राम चला था। तो इसके समय उस समय जो 13 अमेरिकी स्टेट्स थे, जो 13 उपनिवेश थे और वो उपनिवेश थे ब्रिटेन के। ठीक है, तो उन ब्रिटेन से वो छुटकारा प्राप्त करना चाहते थे, ब्रिटेन से स्वतंत्र होना चाहते थे। तो उन्होंने आपस में मिलकर इकट्ठे हुए और वो ब्रिटेन के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने आज़ादी का प्रयास किया। तो जो 13 स्टेट थे, वो जो उपनिवेश थे, वो आगे चलकर अमेरिका के 13 स्टेट बने। 1787 ईस्वी में अमेरिका ने अपना प्रत्यक्ष और स्वतंत्र संविधान बनाया और इस संविधान के तहत अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था का उदय हुआ। संघात्मक शासन व्यवस्था के तहत अमेरिका में शक्तियों का बंटवारा है तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य किया गया। केंद्र जो वाशिंगटन DC अमेरिका का राजधानी है, वहाँ केंद्रीय संघीय शासन व्यवस्था संघ का स्वरूप आदर्श माना जाता है। और अन्य जो स्टेट्स हैं, उस समय जो 13 थे और अब अमेरिका में कुल 50 स्टेट्स हैं, तो उनके मध्य शक्तियों का आपस में बंटवारा किया गया था। तो इस तरह से देखते हैं कि फेडरल सिस्टम में जो डिवीजन ऑफ पावर है वो केंद्र और नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट्स के मध्य उनको विभाजित कर दी जाती है। ये जो है ये अमेरिकन संविधान का दस्तावेज है जिसके माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो गवर्नमेंट जो पावर होती है, शक्तियाँ होती है, वो नेशनल पावर इस लेवल पर और स्टेट लेवल पर आपस में उनका बंटवारा कर दिया जाता है। इसी तरीके से अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट या संघात्मक जो शासन व्यवस्था है उसको अपनाया गया है। हम देखें तो संघात्मक सरकार उसे कहते हैं जहाँ जो संविधान के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य किया जाता है। यानी कि बंटवारे के लिए आपस में कोई संघर्ष नहीं होता, जो संविधान होता है वही केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर देता है। और संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून होता है। और जब केंद्र तथा राज्यों के मध्य किसी प्रकार का कोई संवैधानिक संकट या संवैधानिक झगड़ा उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में उनके झगड़ों का निपटारा भी संविधान के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होती है सुप्रीम कोर्ट, उसके माध्यम से किया जाता है। इस तरह से संघात्मक दो शासन प्रणाली में दो प्रकार के शासन होते हैं। एक तो केंद्र का शासन जो केंद्र में शासन करता है और दूसरा प्रांतों का शासन जो अपने अपने स्थानीय स्तर पर राज्यों में स्वायत्त रूप से शासन करते हैं। इस संबंध में फाइनल ने लिखा है कि संघ राज्य वह राज्य जिसमें अधिकार और शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। ठीक है, और एक भाग स्थानीय क्षेत्र में निहित होता है शक्तियों का और दूसरा भाग केंद्रीय संस्था के पास चला जाता है। इसलिए इसी के संदर्भ में डाइसी ने संघ के 3 प्रमुख तत्व बताए हैं कि संविधान लिखित होना चाहिए। पहला तत्व डाइसी के अनुसार कि लिखित संविधान होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की केंद्र एवं राज्यों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो। और दूसरा है, उन्होंने बताया कि शक्तियों का वितरण यानी केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट वितरण होना चाहिए ताकि उनका किसी प्रकार आपस में गतिरोध न हो। और यदि गतिरोध हो तो तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, यानी कि वो केंद्र एवं राज्य के मध्य कोई संघर्ष या गतिरोध की स्थिति हो तो सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से उसको दूर किया जा सके, उनको निपटाया जा सके। इस तरह से अमेरिकी जो संविधान है, संघात्मक शासन प्रणाली है, वो विश्व की आदर्श संघीय व्यवस्था माने जाते हैं। लॉर्ड हैडन ने इसे विश्व की एक आदर्श संघीय व्यवस्था ट्रू फेडरल मॉडल अमेरिका की संघीय व्यवस्था को कहा है। तो इस संदर्भ में हम देखें तो आगे हम ये देखने की कोशिश करेंगे अमेरिका में, चूँकि उस समय अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे वो ब्रिटेन के अधीन थे और ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था थी। तो ये समझने वाली बात है, हम देखते हैं कि उन्होंने उस ब्रिटेन की सत्ता में जो अधीन थे उन्होंने ब्रिटेन की व्यवस्था को स्वीकार क्यों नहीं किया, एकात्मकता की बजाय उन्होंने संघीय शासन व्यवस्था को क्यों अपनाया। तो इसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो हम देखते हैं कि अमेरिका में चूँकि उस समय
अमेरिका के जो 13 स्टेट्स थे वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग एवं पृथक थे। तो वो किसी भी स्तर पर अपनी जो प्रादेशिक उनकी पहचान थी, जो उनका स्वरूप था, वो उसको खोना नहीं चाहते थे। लेकिन साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि वो मिलकर रहें, ताकि उनका दोबारा उन पर किसी प्रकार की उनकी दबाव या किसी प्रकार के उन पर नियंत्रण किसी का स्थापित न हो सके। इसलिए वो अपनी विशेष पहचान को भी रखना चाहते थे और एक साथ संघ के रूप में एक साथ संगठित होकर भी रखना चाहते थे। तो इस कारण उन्होंने उस समय कॉन्फेडरेशन की स्थापना की थी, उसे परिसंघ कहा गया। ठीक है, लेकिन ये परिसंघ चूँकि ये परिसंघ का निर्माण हुआ था तो ये अधिक शक्तिशाली नहीं बन पाया था, क्योंकि इसके तहत जो राज्य हैं वो उनके अपने निहित स्वार्थ थे और वो आपस में उनके संघर्ष शुरू हो गए थे। तब 1787 ईस्वी में दोबारा से अमेरिका में फिलाडेल्फिया सम्मेलन का आयोजन किया गया और उस सम्मेलन में अंतिम रूप से अमेरिकी संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें परिसंघात्मक शासन व्यवस्था की बजाय संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया और केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया। तो इस समय जो अमेरिका में जो संविधान का निर्माण हुआ था उसमें संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। पहला तो ये था कि वो अपनी विशिष्ट पहचान रखना चाहते थे। वो दूसरा हम देखें तो अमेरिका चूँकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत विशाल राज्य है, तो उसमें यदि एकात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की जाती तो ये संभव नहीं था, क्यों न तो उस समय इतने यातायात एवं संचार के साधन उपलब्ध थे कि केंद्र में बैठे अलग अलग दूर दूर के जो राज्य हैं उनको नियंत्रित किया जा सके। इसलिए उस तत्कालिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। इसी संदर्भ में जो अमेरिका के तत्कालिक संविधान निर्माता थे जेफरसन, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारे संविधान का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक बुद्धिमत्तापूर्ण है। क्यों है? क्योंकि राज्य अपने विषय में पूरी तरह से स्वतंत्र संगठित है और केंद्र का काम केवल विदेश नीति का संचालन करने तक सीमित है। केंद्र अपना कार्य सिर्फ विदेश तक सीमित रखता है और राज्य स्थानीय स्तर पर अपने अपने कार्यों का संचालन करते हैं। तो इस तरह से अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया और इस संघात्मक शासन व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता ये होती है, जो हमने पढ़ा है कि वहाँ शक्तियों की स्पष्ट बंटवारा किया जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता होती है कि यहाँ शक्तियों का संविधान के माध्यम से ही स्पष्ट बंटवारा किया जाता है, ताकि उनके मध्य किसी प्रकार की गतिरोध की स्थिति उत्पन्न न हो। अमेरिका में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो गणना एवं अवशेष के सिद्धांत के आधार पर किया गया है। गणना एवं अवशेष सिद्धांत का तात्पर्य है कि कुछ जो केंद्र को शक्तियाँ सौंपी गई है, संघ को शक्तियाँ सौंपी गई है, उनकी गणना कर दी गई है और उस संविधान में उनको लिख दिया गया है। और बाकी जो अवशेष शक्तियाँ हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, वो सारी अवशेष शक्तियाँ अवशेष या अवशिष्ट शक्तियाँ जिनको बोलते हैं, वो सारी राज्यों को सौंप दी गई है। इस तरह से अमेरिका में गणना एवं अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है शक्तियों का विभाजन करते समय। अब अमेरिकी संविधान की हम देखें तो जो अमेरिकी संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है, वो उस विभाजन में केंद्र एवं राज्यों की जो शक्तियाँ हैं उनका हम अब स्पष्ट थोड़ा उल्लेख कर लेते हैं। केंद्र की शक्तियों की जहाँ तक बात करें तो अमेरिका में केंद्र की शक्तियों की सर्वप्रथम शक्ति होती मुद्रा संबंधी, यानी कि मुद्रा का संचालन है, मुद्रा का निर्माण है, या मुद्रण करने के जो कार्य है, वो सारे कार्य केंद्र को सौंपे गए, क्योंकि उसमें एक पूरे देश में एक तरह के तंत्र की आवश्यकता थी मुद्रा नियमन के संबंध में। इसलिए मुद्रा संबंधी कार्य वो केंद्र को सौंपे गए, संघ को सौंपे गए। युद्ध की घोषणा, किसी विदेशी देश के साथ युद्ध या समझौते या संधि जैसी घोषणा है, वो ये करने का कार्य भी संघ को ही सौंपा गया है। विदेशी संबंध, किसी भी विदेशी राष्ट्र के साथ किस प्रकार के संबंध रखने हैं, किस राज्य को राजनीतिक मान्यता देनी है या नहीं देनी है, ये सारे कार्य राज्यों द्वारा न करके अमेरिकी संघ के द्वारा किए जाते हैं। सेना है वो अमेरिकी केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय तथा विदेशी वाणिज्य का नियमन करना, यानी दो से अधिक राज्यों के मध्य किसी प्रकार का वाणिज्य के विनियमन होता है, उनका नियमन करना, और विदेशी राज्यों के साथ, जो विदेशी राष्ट्र हैं उनके साथ वित्त संबंधी कार्यों का रेगुलेशन करने का कार्य भी संघ का ही रखा गया है। अब जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, जो इनकी जो संविधान में उल्लेखित नहीं की गई है लेकिन राज्यों के पास है वो शक्तियाँ, उनमें देखें तो सबसे पहले चुनाव का आयोजन। हम देखते हैं कि हमारे देश में जब चुनाव का आयोजन किया जाता है तो केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है,
जबकि अमेरिका में कोई केंद्रीय चुनाव आयोग जैसी संस्था नहीं है। वहाँ पे प्रत्येक राज्य अपने अपने राज्यों में चुनाव का आयोजन करवाते हैं। स्थानीय स्वशासन की स्थापना वहाँ की गई और ये कार्य राज्यों को दिया गया है। संविधान संशोधन की पुष्टि करना। अमेरिका का जो संविधान है विश्व का सबसे कठोर निर्मित संविधान माना जाता है। उस अमेरिकी संविधान में सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं और आज तक के जब 1787 में संविधान का निर्माण हुआ और आज 2020 तक अमेरिका में लगभग 27 संविधान संशोधन किए गए। तो ये इसलिए क्योंकि अमेरिका में संविधान संशोधन की कठोर प्रक्रिया है और ये संशोधन तब तक नहीं होते जब तक कि वहाँ राज्य इसकी अनुमति नहीं देते हैं। तो संविधान संशोधन के संबंध में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका में रहती है। राज्य के अंदर यानी कि राज्य के आंतरिक जो व्यापार एवं नियमन का कार्य है वो राज्य के द्वारा किया जाता है। राजमार्ग या सड़क या यातायात संबंधी कार्य वो भी राज्यों के अंडर में ही आते हैं। शिक्षा है वो भी शिक्षा के निर्धारण का कार्य भी ये राज्य के ही माना जाता है। अब कुछ कार्य ऐसे हैं जो समवर्ती कनकॉर्ड पावर के तहत आते हैं, यानी कि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर जिस पर केंद्र भी या संघ भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकते हैं। तो उन ऐसे विषयों को समवर्ती विषय कहा जाता है। इनमें सबसे प्रथम है टैक्स संबंधी, यानी किसी क्षेत्र किसी भी वस्तु पर किसी भी कार्य पर टैक्स लगाने का कार्य दोनों का है। केंद्र भी टैक्स लगा सकता है और राज्य भी टैक्स लगा सकता है। कानून निर्माण केंद्र एवं राज्य दोनों के स्तर पर किया जाता है। कोर्ट की स्थापना केंद्र में संघ के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, वहीं प्रत्येक राज्य का अपना के सर्वोच्च कोर्ट भी अमेरिकी कानून के तहत निर्मित किया जाता है। ऋण संबंधी कार्य भी समवर्ती सूची में आता है, जहाँ दोनों केंद्र एवं राज्य मिलकर कार्य कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि अमेरिका में चूँकि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई क्योंकि भौगोलिक एकता और प्रादेशिक अखंडता के लिए आवश्यक थी कि भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका विशाल राज्य, तो उसकी एकता संघात्मक शासन व्यवस्था के तहत सुनिश्चित हो सकती थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि अमेरिका में चूँकि राज्यों को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं और वहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। गणतंत्रात्मक का मतलब है जो राज्य का अध्यक्ष होता है उसका सीधा या अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनाव होता है। ठीक है, गणतंत्र देश वो माना जाता है जिसमें राज्य के स्टेट का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जनता के द्वारा किया जाता हो। तो अमेरिका में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव भी जनता के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राज्यों के जो गवर्नर हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त न होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो अमेरिका में राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाई गई है और अमेरिकी सरकार है, केंद्रीय सरकार, संघीय सरकार है, वो राज्यों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करती है जब तक कि राज्य उन्हें हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध न करें। तो आंतरिक विद्रोह या उपद्रव या कोई भी आंतरिक अशांति स्थिति में केंद्र सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन जब बाहरी आक्रमण या विदेशी आक्रमण की बात आती है तो केंद्र को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्यतः केंद्र राज्यों की अनुमति से ही राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और यह संघात्मक शासन व्यवस्था है ये विश्व की आदर्श मानी जाती है, क्योंकि अन्य देशों में इसी को आदर्श मानकर अपने यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। हमने भी संघात्मक शासन व्यवस्था का आदर्श अमेरिका को पूर्ण रूप से नहीं माना है, लेकिन उनकी व्यवस्था से हम काफ़ी हद तक प्रभावित रहे हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के तहत अमेरिका में राज्यों एवं संघ के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है और राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है। धन्यवाद।